कुछ दिन यूं ही निकल गए, बिना किसी बड़ी हलचल के। न्यूज में बिली ब्रंटन की मौत की खबर आई और बताया गया कि इसके पीछे ऑल्टर्ड हंटर्स थे। उसके बाद गैरी की जिंदगी में भी कुछ खास नहीं बदला। यहां तक कि जब वह ब्लेक से मिला तो दोनों बिल्कुल नॉर्मल तरह से पेश आए, जैसे सब कुछ पहले जैसा ही हो। हाँ, एक बदलाव जरूर था। एमी के स्कूल लौटने के बाद स्टेसी कहीं दिखाई नहीं दी। जब एमी ने अपनी होमरूम टीचर से उसके बारे में पूछा, तो उस एडल्ट वुमन को भी ज्यादा कुछ पता नहीं था। बस इतना बताया गया था कि उस हाई स्कूल गर्ल ने कहीं और ट्रांसफर ले लिया है। क्या स्टेसी ने अपने पेरेंट्स को सब कुछ बता दिया था, या फिर खुद ही जिद करके स्कूल बदला? कौन जानता है। मुमकिन है कि वह अब भी स्लो में ही हो, बस किसी दूसरे स्कूल में। आखिरकार गैरी इस बात से खुश था कि कम से कम अब एमी को उस प्रॉब्लम से डील नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब यह भी था कि स्कूल में एमी पर नजर रखने वाला अब कोई क्लोज इंसान नहीं था। फिर भी हालात जैसे चल रहे थे, उनमें कोई खास चिंता नहीं थी। बस एक अनोइंग चीज थी, जो अब भी गैरी के सामने खड़ी थी। यू हैव 16 days until द नेक्स्ट फुल मून। गैरी अपनी चेयर की पिछली दो टांगों पर बैलेंस बनाते हुए पीछे झुका था और उस मैसेज को घूर रहा था, आगे पीछे हिलते हुए। ये महीना कितनी जल्दी निकल गया। जल्द ही मुझे फिर से फुल मून के ब्लेसिंग से डील करना पड़ेगा और मेरी ब्लड लस्ट बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मेरी थियरी सही है, तो अगर मैं उससे पहले अपनी ज्यादातर एनर्जी बर्न कर दूं, इतनी कि ट्रांसफॉर्म होने लायक बचे ही नहीं, तो सब ठीक रहेगा। पूरे दिन भूख की वजह से मैं चिड़चिड़ा रहूंगा, लेकिन अगर सिर्फ एक ही दिन है, तो मैं संभाल लूंगा। गैरी ने सोचा। तभी उसकी जेब के अंदर वाइब्रेशन महसूस हुई। उसने फोन निकाला और मैसेज पढ़ा। उसके चेहरे पर अपने आप स्माइल आ गई। क्या गुड न्यूज़ है? टॉम ने पूछा, जो हाल ही में अपने दोस्त की जिंदगी में थोड़ा कम इन्वॉल्व था। अभी गैरी का मूड अच्छा था, तो उसने भी माहौल खराब नहीं किया। रिपेयर्स हो गए हैं। लगता है आज से मैं फिर काम शुरू कर पाऊंगा। गैरी ने क्लास के दौरान टॉम से धीरे से कहा, ग्रैंड रीओपनिंग में आएगा? सॉरी, टॉम ने साय लेते हुए कहा और फिर से अपनी बुक्स में सिर झुका लिया। इस बार रेन चेक मैं ले रहा हूं। आजकल मेरे डैड चाहते हैं कि मैं उनकी रिसर्च में हाथ बटाऊं। तुम जानते हो, वो चाहते हैं कि मैं भी उन्हीं के फुटस्टेप्स फॉलो करूं। हॉलिडे के दौरान वो मुझे लैब में ले जाने वाले हैं, किसी इंटर्न टाइप रोल के लिए। मैं उन्हें एम्बैरस नहीं करना चाहता। और हाँ, डोंट वरी, उन बीस्ट्स के बारे में जो सवाल तुम पूछना चाहते थे, मैं उनसे पूछ लूंगा। गैरी ने सिर हिलाया। उसे अच्छा लग रहा था कि चीजें धीरे धीरे नॉर्मल हो रही थी। कम से कम जितनी नॉर्मल हो सकती थी, उतनी तो। ऑल राइट एवरीवन, मिस्टर ग्रे ने क्लास के सामने खड़े होकर कहा, मुझे पता है आप सब घर जाने के लिए ईगर हैं, लेकिन याद दिला दूं कि भले ही कल सैटरडे है, वेस्टब्रिज का टैलेंट शो मैंडेटरी इवेंट है। मैं किसी को डिटेंशन भेजना नहीं चाहता। शिन, न्यू क्लास रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते क्या तुम फ्लायर्स बांट दोगी? हाई स्कूल गर्ल ने फ्लायर्स बांटना शुरू किया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, लगभग हर लड़के के चेहरे पर बड़ी सी ग्रिन आ गई। बस आज ही अनाउंस हुआ था कि वह उनकी क्लास की रिप्रेजेंटेटिव बनी है। न्यू गर्ल होने के नाते उसे खुद उम्मीद नहीं थी कि वह जीत जाएगी। रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। उसने अपना नाम सिर्फ अपने फादर के कहने पर डाला था। मेयर के हिसाब से ये उसके फ्यूचर रेज्यूमे के लिए अच्छा रहेगा। हालांकि शिन को शक था कि उनके डैड को अपने एसोसिएट्स के सामने ब्रैग करने का मौका भी चाहिए था। उसका मुकाबला टिफनी से था, और उसकी जीत का सबसे बड़ा रीजन था क्लास के लड़कों का जबरदस्त सपोर्ट। लड़कियां शिन और टिफनी के बीच डिवाइडेड थी। इस वक्त टिफनी अपने नाखून चबाते हुए सिन को घूर रही थी। टिफनी जितनी भी प्रिटी हो, लड़कों को उसका एटीट्यूड पसंद नहीं था। दूसरी तरफ शिन सबके साथ अच्छे से बात करती थी। ऑल्टर्ड फाइट्स में उसकी इंटरेस्ट की वजह से उससे बात करना आसान था। क्लास दीवा की तरह वह ये अज्यूम नहीं करती थी कि जो भी उससे बात कर रहा है, वो उसे हिट कर रहा है। फ्लायर्स बांटने के बाद उसने क्लासमेट्स को अलग अलग टास्क्स असाइन करने शुरू किए, क्योंकि इवेंट के लिए सबको किसी न किसी तरह से हेल्प करनी थी। किसी को चीजें बनानी थी, किसी को रूम सेटअप करना था, और भी बहुत कुछ। शिन अब भी कितनी गॉर्जियस लगती है, गैरी ने महसूस किया। वह उसकी इंस्ट्रक्शन सुन ही नहीं रहा था, बस इतने समय बाद उसकी आवाज सुनकर खुश था। अब जब उसे किसी ब्लड थर्स्टी मॉन्स्टर की चिंता नहीं थी, तो उसका दिमाग ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों पर ध्यान देने लगा। वैसे,
क्या उसने नहीं कहा था कि जो उसे हरा देगा वही उसका डेट बनेगा? मैं अब काफी स्ट्रांग हो गया हूं। क्या मुझे ट्राई करना चाहिए? हालांकि क्या ये फेयर होगा? मैं एक वेयरवुल्फ, उसे एक ह्यूमन रहते हुए हरा दूं? नहीं, इंपॉर्टेंट यह है कि डेट मिले, फिर हम एक दूसरे को जान पाएंगे। आखिरकार मैं भी एक नॉर्मल हाई स्कूल बॉय की तरह जिंदगी एंजॉय कर पाऊंगा। मैं हमेशा सिर्फ फाइट के बारे में नहीं सोच सकता। गैरी ने खुद को हाइप किया, सिन से रीमैच मांगने के लिए तैयार। स्कूल खत्म हुआ तो अगले दिन होने वाले टैलेंट शो की वजह से आफ्टर स्कूल क्लब्स कैंसिल कर दिए गए। टॉम घर की तरफ निकल गया। वुल्फ्स पूल क्लब चलने के लिए रेडी है? इनू ने पूछा, क्योंकि उसे भी न्यूज मिल चुकी थी। एर गैरी हिचकिचाया और आंखों के कोने से देखा। शिन पहले ही रूम से निकल रही थी। ओह, आई सी, यू हॉर्नी डॉग यू। इनू ने उसके शोल्डर पर पंच मारा। उसी पल उसे एहसास हुआ कि गैरी का शरीर कितना सॉलिड हो चुका है, जो ऑनेस्टली उसे सरप्राइज कर गया। ऑलराइट, गो अहेड। मैं दूसरों को बता दूंगा कि तू लेट हो सकता है। बाद में जब वो इस डर से कांप रही होगी कि किसी ब्रोकली ने उसे बाहर चलने के लिए पूछा, तब मैं सूप इन करूंगा। और इसी के साथ गैरी की लव लाइफ में मूव करने का वक्त आ चुका था। इनू ने खुद आगे बढ़कर दूसरों को इन्फॉर्म करने की जिम्मेदारी ले ली थी, इसलिए अब गैरी के प्लान को शुरू करने का टाइम आ चुका था। इस वक्त हाई स्कूल बॉय शिन से बात करने का सही मौका ढूंढ रहा था। सबसे पहले उसे उसके पास पहुंचना था, और शिन को पहले से ही थोड़ी बढ़त मिली हुई थी। शिन का पीछा करते हुए गैरी को कुछ अजीब सा लगने लगा। बात यह थी कि वह स्कूल के फ्रंट गेट की तरफ नहीं जा रही थी। उसकी डायरेक्शन स्कूल के बैक साइड की ओर थी। जितना ज्यादा गैरी इस बारे में सोचता गया, उतना ही उसके पेट में अजीब सा फीलिंग बढ़ता चला गया। आखिरकार शिन स्कूल फील्ड को पार कर गई, वही जगह जहां ट्रैक और स्पोर्ट्स होते थे, और सीधा बैक फेंस की तरफ बढ़ गई। पूरे स्कूल के चारों तरफ फेंस था, और कुछ जगहों पर उस फेंस में छोटे छोटे डोर्स बने हुए थे। गैरी काफी पीछे रहकर चल रहा था, क्योंकि उस तरफ सिर्फ वही दोनों जा रहे थे। उसे डर था कि अगर शिन ने उसे देख लिया तो कहीं उसे स्टॉकर न समझ ले। फिर भी वह इतना आगे आ चुका था कि अब वापस जाना बेवकूफी लग रही थी। उसने मान लिया कि शायद शिन पीछे की तरफ से किसी मेन स्ट्रीट की ओर जा रही हो। अगर ऐसा हुआ तो वह यह प्रिटेंड कर सकता था कि उनकी मुलाकात बस कोइंसिडेंस थी। फेंस के एक डोर से निकलकर सिन आगे बढ़ी और दूसरी तरफ पेड़ों के बीच से होती हुई चलती गई। गैरी ने भी तेजी से फेंस का डोर पार किया और पास के एक पेड़ के पीछे छिप गया। उसकी आईसाइट और सेंस ऑफ स्मेल ने उसे शिन पर नजर बनाए रखने में मदद की। ग्रेट गोइंग गैरी। ट्री के पीछे छिप रहा है और फिर सोचता है कि कोई तुझे स्टॉकर क्यों समझेगा। उसके दिमाग ने खुद को डांटा। सामने देखते हुए उसे स्कूल के पीछे एक कार पार्क दिखाई दिया। वह इलाका कई बड़े ट्रैश कंटेनर्स के पास था। टियर 3 टाउन में रहने का एक पर्क। कंटेनर्स बहुत अजीब तरीके से रखे गए थे, जैसे कुछ कार पार्किंग स्पॉट्स को जानबूझकर ब्लॉक कर दिया गया हो, लगभग वैसे जैसे वहां मौजूद शॉप्स तक जाने का रास्ता रोका गया हो। हाँ, बिल्कुल। क्या चांसेस हैं कि वो बस सीनरी एंजॉय करने यहां आई हो? गैरी ने सोचा, क्यूरियोसिटी के साथ उस पर नजर बनाए रखते हुए। कम ऑन। शिन ने झुंझलाकर चिल्लाया, इम्पेशेंट तरीके से पैर थपथपाते हुए, जैसे उसे जल्दी हो। मैं तुम्हारा स्टूपिड नोट फॉलो करके यहां आई हूं, अकेली आई हूं। अब जो भी चाहिए साफ साफ बता दो, बस मेरा सामान वापस कर दो और मैं यहां से निकल जाऊंगी। दिन में पहले जब शिन को टीचर्स लाउंज बुलाया गया था, उसे क्लास रिप्रेजेंटेटिव के नए जॉब के बारे में बताया गया था। जब वह वापस लौटी तो उसने देखा कि उसका स्कूल बैग गायब था। सिर्फ वही नहीं, उसका लॉकर भी पूरी तरह खाली कर दिया गया था, जिसमें उसका खरोती का स्पेशल किट भी था। वैसे तो उसके लिए नया बैग और कपड़े लेना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन यह सब एक हेडेक जरूर था। और इतना भी मुश्किल नहीं था यह समझना कि इसके पीछे कौन था और क्यों। सिन को यकीन नहीं हो रहा था कि टिफनी इतनी छोटी बात को लेकर इतना केयर करेगी। क्लास डीवा की जगह बिन्स के आसपास से 4 यंग एडल्ट्स बाहर आए। उनका लुक फ्रेंडली नहीं था और एक नजर में समझ आ रहा था कि वो कौन है। चारों ने अलग अलग कपड़े पहने हुए थे, लेकिन एक चीज कॉमन थी, रेड कलर। यहां तक कि शिन भी थोड़ा शॉक्ड लग रही थी। उसका कॉम डिमीनर गायब हो चुका था। मैं सोच रही थी कि वो अपने गूंज के साथ आएगी, शायद हमारे स्कूल के लोग, बट गैंग मेंबर्स? थैंक यू फॉर कंफर्मिंग दैट यू आर द वन वी वर लुकिंग फॉर। उनमें से एक आदमी बोला। वह स्लीवलेस था और उसकी आईब्रोज मोटी कैटरपिलर जैसी थीं।
तुम उसकी बिडिंग क्यों कर रहे हो? हु केयर्स? अगर उसने तुम्हें भेजा है तो तुम्हें हर्ट करते हुए मुझे इतना बुरा भी नहीं लगेगा। शिन ने पहला मूव लिया। वह फाइटिंग स्टैंस में आ गई और उछलते हुए आगे बढ़ी ताकि वह रेंज में आ सके। बिना देर किए उसने अपनी लेग घुमाई और बुशी आईब्रोज वाले गैंग मेंबर के सिर पर किक मारी। ये देखते ही बाकी कलर गैंग मेंबर्स भी उस पर टूट पड़े। सिन ने दूसरे पैर से साइडवेज किक मारकर एक और आदमी के स्टोमक पर वार करने की कोशिश की। दुर्भाग्य से उस आदमी की रिएक्शन काफी अच्छी थी। उसने टाइम पर शिन का पैर पकड़ लिया, लेकिन साफ था कि शिन ने यही एक्सपेक्ट किया था। जैसे ही उसने महसूस किया कि उसका पैर पकड़ा गया है, उसने बॉडी घुमाई और उसी आदमी के सिर पर फिर से किक मारने वाली थी। किक लगने से ठीक पहले एक ग्रीन हेयर्ड टीनेजर कहीं से अचानक सामने आया और जोरदार पंच सीधे उस आदमी के सिर में जड़ दिया। हिट इतना स्ट्रांग था कि उसका शरीर उड़ता हुआ मेटल ट्रैश कंटेनर से टकराया और जमीन पर गिर पड़ा। जब सिन ने बाकियों की तरफ देखा तो पाया कि बाकी दो भी नॉकड आउट हो चुके थे। क्या उसने ये सब किया? बट हाउ? मैंने उसकी स्किल देखी है। श्योर वो रिजिलियंट है, लेकिन इतनी जल्दी सबको? उसने सबको एक एक हिट में गिरा दिया होगा। कम ऑन, चलो यहां से निकलते हैं, गैरी ने जल्दी से कहा। क्लियरली उनके पास तुम्हारा सामान नहीं है। वह मुड़ा और दोनों स्कूल की तरफ वापस चल पड़े। कुछ देर बाद मेन स्कूल बिल्डिंग के पास पहुंचकर दोनों ने रुककर यह समझने की कोशिश की कि अभी अभी हुआ क्या था। थैंक्स वहां हेल्प करने के लिए, शिन ने सबसे पहले कहा, अप्रिशिएशन दिखाते हुए। बट तुम वहां कर क्या रहे थे? तुम्हें मेरे मिसिंग स्टफ के बारे में पता था, मतलब तुम मुझे कुछ देर से वॉच कर रहे थे। इस वक्त शिन हर उस इंसान पर शक कर रही थी जो उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था। क्या पता पहली बार टिफनी इनोसेंट हो और इस लड़के ने ही सब सेटअप किया हो। ग्रीन हेयर देखकर शायद ये भी उन्हीं का मेंबर हो और अपने दोस्तों से ये सब करवाया हो ताकि खुद हीरो बन सके। वो उसे ज्यादा जानती भी नहीं थी। आई एम सॉरी, मेरा मतलब ट्राई करने का नहीं था, गैरी ने माफी मांगी, गर्दन के पीछे हाथ रगड़ते हुए। उसे समझ आ गया था कि यहां झूठ बोलना और भी वियर्ड लगेगा। ऐसे में उसे लगा कि सच ही सबसे अच्छा ऑप्शन है। एक्चुअली मैं उस डूल के बारे में पूछने वाला था। लास्ट टाइम तुमने कहा था कि अगर मैं तुम्हें मैच में हरा दूं तो तुम मेरे साथ डेट पर जाओगी। और वेल, मैं थोड़ा वर्कआउट कर रहा था। गैरी हकलाने लगा। उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका था और शिन के एक्सप्रेशन से साफ था कि उसे ऐसी एक्सप्लेनेशन की उम्मीद नहीं थी। ओके, श्योर ने कहा, I'll go on a date with you. काफी देर से गैरी अपने दिमाग में अलग अलग सिनारियोस चला रहा था। सिन से कैसे पूछे, कैसे कैजुअल और कूल लगे और बिल्कुल भी डेस्परेट, नीडी या ऑब्सेसिव न दिखे। किसी नतीजे पर न पहुंच पाने की वजह से वह उसे फॉलो करते हुए भी थोड़ा पीछे पीछे ही चलता रहा था। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि सिन 4 रेड कलर गैंग के लोगों से घिरी हुई है, वह चुप नहीं रह सका। उसे एक्शन लेना ही पड़ा। बाद में जब शिन ने उससे पूछा कि वह वहां क्यों था, तो उसने सच कबूल कर लिया। उस पल समय जैसे स्लो हो गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वह घबराहट के साथ उसके जवाब का इंतजार करने लगा। फिर भी उसने आखिरकार कर ही दिया था। उसने उससे पूछा था, उसने उसे फिर से फाइट के लिए पूछा था। अपने दिमाग में उसने खुद को कन्विंस कर लिया था कि वह बस एक मैच की बात कर रहा है और इसी तरह वह उन शब्दों को बोल पाया। बस उसे यह बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था कि जवाब इतना जल्दी आएगा। ओह, ओके, श्योर, I'll go on a date with you. शिन ने कुछ ही पलों की सोच के बाद जवाब दिया। गैरी का दिमाग जैसे प्रोसेस ही नहीं कर पाया। अगर वह कोई रोबोट होता तो शायद वहीं शॉर्ट सर्किट हो जाता। सिर झटते हुए उसे क्लैरिफिकेशन मांगनी ही पड़ी। सॉरी, क्या तुम सच में डेट के लिए यस कह रही हो? हमें पहले मैच नहीं करना था? गैरी ने पूछा। तुम्हारा लिटिल परफॉर्मेंस देखकर मुझे लगता है हम डुअल स्किप कर सकते हैं, शिन ने कहा। तुमने वहां मेरी हेल्प की और ऐसा नहीं लगा कि तुम लाइकिंग वाली बात पर झूठ बोल रहे थे। बिसाइड्स तुम्हारे रग्बी मैच परफॉर्मेंस के बाद से ही मैंने तुम्हें थोड़ी इंटरेस्ट लेनी शुरू कर दी थी। मुझे नहीं लगता कि एक दूसरे को बेटर जानने में कोई हार्म है। बट एयर शेड्यूल किसी और टाइम पर करते हैं, ओके? शिन ने कहा, गेरी के पीछे देखते हुए, क्योंकि जो लोग आमतौर पर उसे पिक करने आते थे वे अब क्लियरली रेस्टलेस हो रहे थे। सीपेन पार्क वाली घटना के बाद उसके फादर ने उसकी सिक्योरिटी के लिए और गार्ड्स लगा दिए थे और वह जितनी देर से गायब थी किसी भी मोमेंट सर्च शुरू हो सकती थी।
शिन जाने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले गैरी एक आखिरी बात जानना चाहता था। वेट, गैरी ने आवाज दी। वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़े थे? रेड कलर गैंग, आई मीन। ये वो सवाल था जिसका जवाब सिन खुद भी चाहती थी। जवाब न दे पाने की वजह से वह बस ब्लैक कार्स की तरफ दौड़ती हुई चली गई। मेयर की बेटी की लाइफ सच में टफ होती है, गैरी ने सोचा। क्या किसी ने उन्हें उसके पीछे भेजा था? बट फिर उसका बैग किसने लिया? एंड में गैरी ने रेड कलर गैंग के लोगों को इतनी जल्दी नॉकआउट कर दिया था कि उसे उम्मीद थी उन्होंने उसका चेहरा नहीं देखा होगा। ग्रे एलिफेंट्स और अंडरडॉग्स के साथ वह पहले ही ट्रबल में था। ऊपर से एक और कलर गैंग जोड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। उस रात रेड कलर गैंग ने ग्रे कलर गैंग के साथ काम भी किया था। इसलिए उसका मानना था कि उनका ग्रे एलिफेंट से कोई कनेक्शन जरूर है। यही वजह थी कि वह वहां से जल्दी निकल जाना चाहता था। एक डेट, मुझे सच में डेट मिल गई। गैरी मुस्कुराते हुए सोच रहा था जब वो वोल्फ्स पूल क्लब की तरफ जा रहा था। ये मेरी लाइफ का सबसे लकी डे है, बट मेरे पास उसका नंबर तो है ही नहीं। कोई बात नहीं, कल ले लूंगा। कुछ देर बाद रेड कलर गैंग के मेंबर्स होश में आने लगे, पूरी तरह एम्बैरेस्ड हालत में। वे एक दूसरे को देख रहे थे, समझने की कोशिश करते हुए कि आखिर हुआ क्या था। तीन लोगों के जबड़े बुरी तरह दर्द कर रहे थे। उन्हें हैरानी नहीं होती अगर कुछ टूटा हुआ निकल आए। वे इतने फोकस थे लड़की पर कि उन्होंने किसी और को आते हुए देखा ही नहीं। उनमें से किसी को भी उस आदमी का चेहरा याद नहीं था। यार, रिव को कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि हम एक लड़की तक को पकड़ नहीं पाए? बुशी आईब्रो वाला लीडर सिर के किनारे हाथ फेरते हुए बोला, जहां उसे किक लगी थी। एक्सप्लेन? मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी? पीछे मुड़ने की भी जरूरत नहीं थी। आवाज सुनते ही वे पहचान गए थे, उनका लीडर। तुरंत ही वे सब माफी मांगने के लिए घुटनों पर आ गए। वैसे भी वे जमीन पर ही पड़े थे। सॉरी बॉस, बुशी आईब्राउज ने समझाना शुरू किया। जब वह अकेली दिखी तब हम निकले थे, पर उसके आसपास गार्ड्स थे। मैंने कहा था नन, रिलायबल लोग लाओ, एक फीमेल वॉइस पाउट करते हुए बोली। वह एक और ट्रैश कंटेनर के पीछे से निकली और सीधे रिव की आर्म पकड़ ली। मैंने उसका बैग लिया और हमने तुम्हें यह जगह सेटअप करने को भी कहा था। वो इडियट नहीं है, ऐसा ट्रिक दोबारा काम नहीं करेगा। वह गुस्से में पैर पटकने लगी, साफ दिख रहा था कि वह अनॉयड है। हे, वरी मत करो टिफी, रिव ने उसे काम करने की कोशिश की। हमें बहुत मौके मिलेंगे, ट्रस्ट मी। मैं कोई रैंडम नहीं हूं। तुम रेड कलर गैंग के लीडर से बात कर रही हो, और ग्रे एलिफेंट्स गैंग के न्यूएस्ट सीनियर मेंबर से भी। कुछ गार्ड्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वेट करना होगा। ये सीन बाकी गैंग मेंबर्स के लिए अजीब और थोड़ा डिस्गस्टिंग था। उन्होंने अपने लीडर को कभी इतना लवी डवी बिहेव करते नहीं देखा था। ऊपर से वो अपोलोजेटिक लग रहा था, और अजीब बात यह थी कि कंट्रोल जैसे उसी लड़की के हाथ में था। उस पल चारों गैंग मेंबर्स के दिमाग में एक ही थॉट था, whip तो। टिफनी ने स्पॉइल्ड प्रिंसेस की तरह चिल्लाकर कहा, हर दिन मुझे उसे देखना पड़ता है। मेरा मन करता है उसकी आंखें नोच लूं। उसने मुझे एक नहीं, 3 बार एम्बैरस किया है। तुम अपनी ग्रेटनेस के बारे में ब्रैग करते रहते हो, बट मुझे अभी तक कुछ दिखा नहीं। मुझे लूजर को डेट नहीं करना। रिव फिर से उदास सा बेबी फेस बनाने लगा, जिसे देखकर बाकियों का पेट चर्न होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने भूल ही गया हो कि बाकी लोग अभी भी वहीं मौजूद हैं। मेरे वर्ड पर भरोसा रखो, मेरी लिटिल पंपकिन, रिव बोला। वो इसकी कीमत चुकाएगी। तुम्हारे लिए मैं जो जरूरी होगा वो करूंगा। फिर उसने जमीन पर बैठे अपने सबॉर्डिनेट्स की तरफ देखा। उसका चेहरा फिर से वही क्रूअल एक्सप्रेशन ले आया जिसे वे जानते थे। रेड कलर गैंग को गैदर करो। कल हम बड़ा मेस क्रिएट करेंगे। जितनों को ला सकते हो सबको लाओ। ये प्रूव करने का बेस्ट चांस है कि हम ग्रे कलर गैंग जैसे लूजर्स नहीं हैं। रिव मुस्कुराया। ट्रस्ट मी टिफी, मैं अपना वर्ड निभाऊंगा। अगर तुम चाहती हो कि उसका काम जल्दी हो जाए, तो हम उसे वहीं पकड़ेंगे जहां से वह भाग नहीं सकती। तुम्हारे लिए जरूरत पड़ी तो पूरा स्कूल गिरा दूंगा। स्लो की सड़कों पर चलते हुए एक टीनेज लड़का राहगीरों की अजीब नजरों का केंद्र बना हुआ था। वजह थी उसके चेहरे का एक्सप्रेशन। इस वक्त गैरी की मुस्कान इतनी चौड़ी थी कि उसकी आंखें लगभग बंद सी लग रही थी, और जो भी देखता वही सोचता कि क्या ये हाई स्कूलर सच में ठीक है भी या नहीं। मजे की बात यह थी कि गैरी को इसका जरा भी एहसास नहीं था। वह पूरी तरह अपनी ही दुनिया में था, पहले से कहीं ज्यादा खुश। वुल्फ्स पूल क्लब में घुसते ही अंदर देखे बिना ही उसने ऐलान कर दिया, टुडे इज अ ग्रेट डे।
बाकी हाउलर्स ने थोड़ी देर पहले ही जगह खोल दी थी। अंदर पहले से कुछ कस्टमर्स पूल खेल रहे थे और स्नैक्स खा रहे थे। हालांकि उनमें से ज्यादातर ऑस्टिन के स्कूल के ही थे। सबने बस एक नजर गैरी पर डाली और फिर अपने काम में लग गए। लेकिन एक इंसान ऐसा था जो उस मुस्कान को देखकर ऑलमोस्ट अपना ट्रे गिरा बैठा। नो, इट कैंट बी, शी एक्चुअली सेड यस। इनू का मुंह खुला का खुला रह गया। गैरी ने कुछ कहा नहीं। उसने बस एप्रन पहना और कस्टमर्स के पास जाकर पूछने लगा कि उन्हें कुछ चाहिए या नहीं। साथ ही क्लब के मेंबरशिप प्रोग्राम की तारीफ करते हुए उन्हें लॉयल कस्टमर बनाने की कोशिश करता रहा। हैरानी की बात नहीं थी कि उसका ये ओवर एंथुजियाज्म उसे दोस्त नहीं दिला रहा था। लेकिन एक बार फिर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। मीनवाइल इनू को बैठने की जरूरत महसूस हुई और वह काउंटर के पास स्टूल पर जा बैठा। हालांकि वह शिन को ज्यादा नहीं जानता था, फिर भी वह एक प्रिटी गर्ल थी और सच कहें तो थोड़ा मीन लगेगा। इन्होंने पहले ही कुछ प्लान्स बना लिए थे कि गैरी के रिजेक्ट होने के बाद क्या होगा। सिर झुकाए बैठे इन्नू को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि कोई उसकी शर्ट के hem को पकड़कर उसे ऑलमोस्ट काउंटर के पार खींच लेगा। जरा एक्सप्लेन करोगे उस पार्ट के बारे में जहां किसी ने यस कहा? मारी ने मुस्कुराते हुए रिक्वेस्ट किया। इन्नू को लगा जैसे वह सीधे मौत की आंखों में देख रहा हो। नीचे झांकने पर उसे दो छुपे हुए ब्लेड्स दिखे, वही जिनके साथ मारी रोज ट्रेनिंग करती थी। इस वक्त वह सच में डर गया था कि कहीं वह उनका इस्तेमाल उसी पर न कर दे। हे, इतना बड़ा डील क्या है? मैरी, अगर मैं बता दूं तो तुम क्या करने वाली हो? इन्नू ने घबराते हुए पूछा, समझ नहीं पा रहा था कि यह अचानक गुस्सा कहां से आ गया। आखिरकार गैरी पास से गुजरा और फ्रिज से ड्रिंक निकालने लगा तो मरी ने इन्नू को छोड़ दिया। उसने गैरी की तरफ मुस्कुराकर हल्का सा वेव किया। गैरी ने भी उसी तरह जेस्चर लौटाया। आज दूसरी बार इन्नू का मुंह फिर से खुला का खुला रह गया। उसकी आंखें मरी और गैरी के बीच बार बार घूमने लगीं। यू यू ले शट अप, मरी ने फुसफुसाकर कहा और तुरंत इन्नू के मुंह पर हाथ रख दिया। आगे वह क्या करने वाली थी कहना मुश्किल था। लेकिन तभी एक कस्टमर आ गया और इन्नू इम्पेंडिंग डूम से बच गया। वह हैरान रह गया कि कैसे मरी का बिहेवियर कस्टमर के सामने एकदम नॉर्मल और स्वीट हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आखिर क्यों सारी क्यूट लड़कियां गैरी के पीछे पड़ी हैं? इन्नू अंदर ही अंदर कुड़ने लगा। और मुझे पूरा यकीन है कि उसे मरी की फीलिंग्स कभी कोई आइडिया नहीं है। ड्रामास में देखना अनोइंग था, पर रियल लाइफ में तो और भी ज्यादा इरिटेटिंग है। क्या उसके ग्रीन हेयर का जादू है? शुड आई डाई माइन टू? दिन ऐसे ही बीतता गया और जैसे जैसे आसमान अंधेरा होने लगा, बिजनेस आवर्स खत्म हो गए। वे लोग पहले जैसी किसी और इंसिडेंट का रिस्क नहीं लेना चाहते थे, कम से कम अभी तो नहीं। आज का दिन वैसे भी थोड़ा स्पेशल था क्योंकि खाई का चेहरा अनयूजुअली सीरियस था। उसने सबको बताया कि अब जब जगह फिर से बिजनेस में आ गई है तो वह कुछ जरूरी बात करना चाहता है। इस वक्त सारे हाउलर्स काउंटर के पीछे पूल टेबल्स के पास रखे सोफा पर बैठे थे। खाई अकेला खड़ा था। कमरे के टेंशन की वजह से गैरी भी आखिरकार अपने अर्लियर डेज से बाहर आ गया और खाई की बात पर फोकस करने लगा। सबसे पहले ग्रेट जॉब एवरीवन, खाई ने शुरुआत की। अब जब वोल्फ्स पूल क्लब फिर से ओपन हो गया है तो हम फाइनली गैंग के तौर पर पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं। थैंकफुली ग्रे कलर गैंग की जेनरस डोनेशन की वजह से रिपेयर्स हो गए। ऐसे कुछ और दिनों के बाद प्रॉफिट कोई इश्यू नहीं रहेगा। लेकिन स्लफ में बिजनेसेस ज्यादा समय तक टिकते नहीं और उसकी वजह वही है जो हमारे साथ हुआ। उसने आगे कहा, गुड न्यूज ये है कि ग्रे कलर गैंग अब खत्म हो चुकी है, तो उनके पीछे पड़ने की चिंता नहीं। मीनवाइल रेड कलर गैंग ग्रे एलिफेंट्स के लिए डर्टी वर्क कर रही है और ऐसा लग रहा है कि अंडरडॉग्स और ग्रे एलिफेंट्स के बीच फाइट बस आने ही वाली है। ये सुनते ही इनू और ऑस्टिन दोनों शॉक्ड रह गए। पहले ही दो कलर गैंग्स की लड़ाई की वजह से पुलिस ने पूरा चैवली एरिया क्वारंटीन कर दिया था क्योंकि उनके पास मैन पावर नहीं थी। अगर अब दो बिग टाइम गैंग्स आमने सामने आ गए तो क्या होगा? मुझे नहीं पता ये कब होगा, काय ने कहा, पर अगर एस्टिमेट लगाऊं तो अर्लीस्ट एक हफ्ते में और लेटेस्ट एक दो महीनों में। इधर वे जो भी जीतेगा उसे हैवी लॉसेस होंगी, इतनी कि वे जीते हुए टेरिटरी को क्लेम करने के लिए मैन पावर नहीं जुटा पाएंगे। और ऐसे टाइम पर, काय ने समझाया, छोटी गैंग्स लूजर्स के बिजनेस पर टूट पड़ती हैं। यहीं प्रॉब्लम शुरू होती है। हम खुद एक स्मॉल टाइम गैंग हैं और हमें उस मेस में घसीटा ही जाएगा, चाहे हम चाहे या नहीं।
ग्रे कलर गैंग की डिसबैंडमेंट को लेकर हमारे बारे में जो रूमर्स फैली हैं वो अभी तो फायदा दे रही हैं, बट आने वाली वॉर में वही हमें टारगेट भी बना सकती हैं। काई हल्का सा मुस्कुराया। पर्सनली मैं ट्राउजर्स डाउन पकड़े जाना नहीं चाहता, इसलिए ये मीटिंग बुलाई है। राइट नाउ हाउलर्स को तीन चीजें चाहिए: रेप्यूटेशन, स्ट्रेंथ और मनी। अब अगर मैं कहूं कि इन तीनों को एक साथ पाने का तरीका है, जैसा सबको उम्मीद थी, ब्लॉन्ड टीनेजर के पास पहले से प्लान था। कलर गैंग्स के अलावा जो अब सिर्फ ब्लैक और रेड रह गई है, स्लफ में 5 स्मॉल टाइम गैंग्स हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत नाम बना लिया है। उनकी टेरिटरी ज्यादा खास नहीं, और कलर गैंग्स उन्हें बफर जोन्स की तरह इस्तेमाल करती रही हैं। व्हाट विल डू, काय ने कहा, इस इससे पहले कि सब स्क्रैप्स के लिए लड़ना शुरू करें, हम उन पांचों को विजिट करेंगे। कलर गैंग्स ने भले उन्हें इग्नोर किया हो, बट हाउलर्स के लिए वे परफेक्ट स्टेपिंग स्टोन्स होंगे। हम उनकी टेरिटरी लेंगे और अपना नाम फैलाएंगे। ऑफ कोर्स, काय ने गैरी की तरफ देखते हुए कहा, यह सब तभी होगा अगर हमारा लीडर अग्री करता है। अब सबकी नजरें गैरी पर थीं। अंडरडॉग्स और ग्रे एलिफेंट्स के बीच वॉर, दोनों गैंग्स के पास गैरी से टकराने की वजह थी। अगर यह रास्ता उन्हें डायरेक्टली फेस करने के लिए जरूरी था, अगर काय को यही बेस्ट लगता था, तो गैरी बिना हिचक के आगे बढ़ने को तैयार था। ऑफ कोर्स, गैरी ने जवाब दिया। बेसमेंट नाइट क्लब के अंदर, जो अभी तक खुला भी नहीं था, एक मजबूत सा लेकिन थका हारा किशोर लड़का अंदर टहल रहा था। उसके कदम भारी थे, जैसे हर कदम जमीन पर घिस रहा हो। थोड़ी देर बाद वह क्लब के एक वर्कर के पास पहुंचा जिसने सूट पहन रखा था। मेरी डिलीवरी पूरी हो गई, उस किशोर ने रिपोर्ट किया। अच्छा, पीछे जाकर बैठो और दूसरों का इंतजार करो। जब उनका काम हो जाए तब तुम जा सकते हो, आदमी ने हुक्म दिया। आदेश सुनकर लड़का डबल दरवाजों से गुजरा, बाएं मुड़ा और एक ऐसे कमरे में घुस गया जो स्टाफ का ब्रेक रूम लगता था। बस फर्क इतना था कि इस वक्त वहां कोई नहीं था। पिछले कुछ दिनों से नाइट क्लब वैसे भी ज्यादा खाली रहने लगा था। कम लोग आ रहे थे और वह बस यही मान सकता था कि बाहर कुछ न कुछ गड़बड़ चल रही है। सोफे पर बैठते ही लड़के ने पीठ टिकाई और अचानक सामने रखी टेबल को लात मार दी। शिट, मैं इस हालात में फंसा ही कैसे? सब कुछ उस डैम सुपरमार्केट से शुरू हुआ। जुझलाकर उसने खुद को कोसा। अजीब घटनाओं की एक कड़ी के बाद गिल खुद को अंडरडॉग्स के लिए ट्रांसपोर्टर के तौर पर काम करते हुए पा रहा था। जैसा कि अब उसके लिए आम हो गया था, वह उस दिन की हर बात याद करने लगा। एक इंसान था जिसने सब कुछ बदल दिया। कर्क, अंडरडॉग्स का ऑल्टर्ड। वह और उसकी चीता स्क्वाड ने ग्रे कलर गैंग के मेंबर्स को पूरी तरह कुचल दिया था। सबकी बुरी हालत हुई थी, खासकर गिल की। जब वह होश में आया तो खुद को नाइट क्लब में पाया। वह अकेला अबडक्ट नहीं हुआ था। ज्यादातर लोग ग्रे कलर गैंग से थे, हालांकि कुछ रेड कलर गैंग के मेंबर भी थे। सच कहें तो गिल को लगा था कि बस यही तक कहानी खत्म हो जाएगी। स्कूल छोड़ने और गैंग ज्वाइन करने के फैसले पर पछतावा करते हुए। उन्हें पहले ही चेतावनी दी गई थी कि वे अंडरडॉग टेरिटोरी पर हमला करने जा रहे हैं, लेकिन प्लान यही था कि अंडरडॉग्स के पहुंचने से पहले ही वहां से निकल जाएं। दुर्भाग्य से किसी ने यह नहीं सोचा था कि सिर्फ इसलिए कि ब्लैक कलर गैंग की पिटाई हो गई, अंडरडॉग्स इतनी जल्दी अपनी एलीट फोर्सेस भेज देंगे। डांस फ्लोर पर लगभग 20 लोग फैले हुए थे। फिर उन्हें पकड़कर एक डांस रूम में ले जाया गया, जहां अंडरडॉग्स के मेंबर्स ने घेर लिया और कर्क ऊपर से सब देख रहा था। एक लड़के ने भागने की कोशिश की, लेकिन भागने से पहले ही उसका चेहरा ऑल्टर्ड के जूते से टकराया और वह वापस जमीन पर जा गिरा। उसके बाद किसी ने हिम्मत नहीं की। काफी देर बाद आखिरकार वह आया, अंडरडॉग्स का लीडर हॉक। वह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अंदर आया और उन सब की तरफ मुस्कुराया। हमारे हम्बल होम में आपका स्वागत है, डेमियन ने बाहें फैलाते हुए कहा। इन बदकिस्मत आत्माओं को कपड़े बदलने दो और खाना दो। भूखे होंगे ये, और जख्मों का भी ठीक से इलाज होना चाहिए। उस वक्त गिल समेत सब एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे, लेकिन अंडरडॉग्स के मेंबर्स को 2 बार कहने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने तुरंत खाना लाकर दिया और आज शुरू कर दिया। ज्यादातर लोग शुरुआत में डरे हुए थे, कहीं खाना पॉइजन न हो, लेकिन गिल ने बिना सोचे खा लिया। अगर मारना ही होता तो इतनी घुमावदार राह अपनाने की कोई वजह नहीं थी। नहीं, इस आदमी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। गिल ये समझ सकता था। पूरे 1 वीक तक वे वहीं बंद रहे। दिन में 2 बार खाना मिलता और बाथरूम भी अंडरडॉग्स की निगरानी में ही जाना पड़ता।
8th डे पर सबको लगा कि आज भी वही होगा, लेकिन इस बार डेमियन फिर से अंदर आया। उम्मीद है आपने पिछले हफ्ते हमारी हॉस्पिटैलिटी एंजॉय की होगी। जैसा कि आपने नोटिस किया होगा, आपको लेने कोई नहीं आया, ना ग्रे कलर गैंग, ना रेड कलर गैंग, और ना ही ग्रे एलिफेंट्स। आपका इस्तेमाल किया गया, और अब जब आप उनके किसी काम के नहीं रहे, तो आपको फेंक दिया गया। लेकिन अंडरडॉग्स में ऐसा नहीं होता। यहां लॉयल्टी सबसे ऊपर है। अच्छे कुत्ते की तरह टेल हिलाओगे तो रिवॉर्ड मिलेगा, डेमियन ने ग्रिन के साथ कहा। तुम में से ज्यादातर अभी यंग हो, हाई स्कूल या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट। घर पर फैमिली होगी जो परेशान और बीमार सी हालत में तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। शायद उन्हें लग भी रहा हो कि उस रात के बाद तुम मर चुके हो। जवानी में हम सब मिस्टेक्स करते हैं और उनसे सीखना जरूरी है। इसलिए मैं तुम्हें चॉइस देता हूं। जो लोग यहां से जाना चाहते हैं, हाथ उठाएं। जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, चुपचाप बैठे रहें। बस यही दो ऑप्शंस हैं, कोई सवाल नहीं। कई लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे, सवाल पूछना चाहते थे, लेकिन डेमियन की आंखों की वह पागल सी चमक उन्हें रोक रही थी। वे समझ चुके थे, यहां उसका कहा ही कानून है। आखिरकार कुछ लोगों ने हाथ उठा दिया। इस एक्सपीरियंस ने उनकी आंखें खोल दी थी। गैंग लाइफ उनके लिए नहीं थी। कलर गैंग्स असली गैंग वॉरफेयर के एक्सपर्ट्स थे, और ये लोग बस पॉन बनकर रह जाते थे। लेकिन गिल के लिए मामला अलग था। कुछ सही नहीं लग रहा था, और अगर उसे छोड़ भी दिया जाता तो वह करता क्या? वापस ग्रे कलर गैंग में जाए, जो ये लड़ाई हार चुकी थी? नहीं। उसने वेस्टब्रिज छोड़ा था आगे बढ़ने के लिए, जिंदगी में कुछ बनने के लिए। अंत में गिल ने हाथ नहीं उठाया। लगभग 1/3 लोगों ने हाथ उठाया था। फैसला होते ही डेमियन मुड़ा, और सूट पहने एक आदमी ने उसे 2 छोटी एक्सिस थमा दी। बिना एक पल सोचे डेमियन ने छलांग लगाई और पहले उस इंसान पर वार किया जिसने हाथ उठाया था। अफरा तफरी मच गई। लोग भागने लगे। कुछ ने हाथ नीचे कर लिए, लेकिन जैसे कोई पोजेस्ड डीमन हो, डेमियन ने सबको काट डाला। जिसने भी हाथ उठाया था, उसे वह याद रखे हुए था। बाकी सबको उसने छुआ तक नहीं। वह नजारा सभी सर्वाइवर्स के दिमाग में हमेशा के लिए बस गया। अब उन्हें समझ आ गया था कि डेमियन लॉयल्टी की बात क्यों करता है। वे अंडरडॉग्स का हिस्सा बन चुके थे, चाहे उन्हें पसंद हो या नहीं। और अगर बिट्रेयल का ख्याल भी आया तो अंजाम सबको पता था। गिल को फर्क नहीं पड़ा, यही उसकी जिंदगी थी। बस उसने ये नहीं सोचा था कि अगले ही दिन उसे ट्रांसपोर्टर बना दिया जाएगा। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और बाकी किशोर अंदर आ गए। गिल उन्हें पहचानता था। ये वही दूसरे ट्रांसपोर्टर्स थे। डैम इट, मुझे किसी तरह इस जॉब से निकलना होगा, गिल ने सोचा। तभी पास के एक कमरे से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई। यू स्टिल कैंट फाइंड हिम? फिर किसी चीज के टूटने की आवाज गूंजी। सॉरी सर, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। स्लो में हजारों बच्चे हैं। हमारे पास बस उसका ग्रीन हेयर ही क्लू है। शायद उसने बहुत पहले डाई कराया हो या कटवा लिया हो। और अगर ऐसा नहीं भी है, तो ऐसे पंक्स अनगिनत हैं जो उसके डिस्क्रिप्शन में फिट होते हैं। सर, उसे ढूंढना नामुमकिन है। दूसरी आवाज ने सफाई दी। ये सब क्या चल रहा है? गिल ने पूछा। सबने साफ साफ आवाजें सुन ली थी। बॉस गुस्से में है क्योंकि एक पुराने ट्रांसपोर्टर का पता नहीं चल रहा, उनमें से एक ने बताया। तुमसे पहले जो किड था, कहते हैं उसने डिलीवरी के दौरान एक पैकेज चुरा लिया। पैकेज काफी इंपॉर्टेंट लगता है, तभी से उसे ढूंढ रहे हैं। अजीब सा लड़का था, ग्रीनी जी, हमेशा हमसे बात करने की कोशिश करता रहता था। ग्रीनी जी? गिल ने दोहराया। हाँ, उसका निकनेम। यहां कोई किसी का असली नाम नहीं जानता। वो खुद को जी कहता था, और उसके ग्रीन हेयर की वजह से बॉस उसे ग्रीनी बुलाता था, इसलिए ग्रीनी जी। विवरण सुनते ही गिल के दिमाग में एक चेहरा उभरा। एक ऐसा किशोर जिसे वह स्कूल से जानता था। गैरी का जी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गिल के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसे याद आया, एक बार हॉलवे में गैरी ने उसे जिस तरह देखा था, मानो उसे मार ही देगा। हाँ, फर्क भी क्या पड़ता है कि वो वही है या नहीं। लगता है मुझे इन स्टूपिड डिलीवरी से निकलने का रास्ता मिल गया है। एक हल्की सी खुशमिजाज हमिंग की आवाज से एमी डैम की नींद खुली। हाई स्कूल की लड़की को लगा कि शायद फिर से नेक्स्ट डोर नेबर ने टीवी चालू छोड़ दिया होगा, इसलिए वह उठकर टॉयलेट की तरफ गई। लेकिन हैरानी तब हुई जब उसे एहसास हुआ कि आवाज उनके अपार्टमेंट की किचन से आ रही थी, और वो भी गैरी की तरफ से, जो अपना यूजुअल ब्रेकफास्ट बना रहा था। हाई स्कूल का वो लड़का अब सही तरीके से ऑमलेट बनाना सीख चुका था। बिल्कुल सही समय पर उसे फ्लिप किया, फिर पैन में पकड़ते हुए साफ सुथरे ढंग से प्लेट में रख दिया। तुम कौन हो? और मेरे भाई को कहां छुपा दिया?
एमी ने हॉलवे में खड़े खड़े पूछा। वह अभी भी पायजामाज में ही थी। क्या मतलब? गैरी ने कहा, ऊपर से थोड़ा सा सॉल्ट डालते हुए। फिर उसने ओमलेट को आधा काटा और एमी के लिए भी एक प्लेट निकाल ली। चलो खाओ। याद है ना, मैंने कल बताया था कि आज मुझे स्कूल जाना है टैलेंट शो की वजह से। खाना किचन टेबल पर रखकर गैरी हॉलवे में गया और मिरर में खुद को देखने लगा। एक एक करके अपने बालों के स्पाइक्स ठीक करने लगा। इट्स अ गर्ल, एमी चिल्लाई, मुंह भरे हुए। उसने अभी टोस्ट का एक बड़ा सा टुकड़ा काटा था और अब किसी डिटेक्टिव की तरह अपने भाई की तरफ इशारा कर रही थी, जैसे किसी क्राइम का कल्प्रिट पकड़ लिया हो। उसके दिमाग में तो सैक्सोफोन और ड्रामा वाली थीम म्यूजिक भी बज रही थी। क्या मैं अपनी अपीयरेंस का ख्याल भी नहीं रख सकता? गैरी ने जवाब दिया। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। मैं अच्छा लग रहा हूं ना टैलेंट शो के लिए, मतलब? एमी के चेहरे पर पूरी तरह से स्केप्टिसिज्म साफ झलक रहा था। वह साफ तौर पर तब तक जवाब देने वाली नहीं थी जब तक गैरी सब सच न बता दे। मैं इस उम्र में नेफ्यू नहीं चाहती, एमी ने कहा। यह सुनकर गैरी लगभग लड़खड़ा ही गया। प्लीज कोई स्टूपिड हरकत मत करना, जैसे उस टाइम की थी जब तुम ग्रीन हेयर लेकर घर आए थे। ऑनेस्टली मुझे उस लड़की की चिंता हो रही है जो इतनी हिम्मत रखती है कि तुम्हारे साथ साइड बाय साइड चले। तुम इतने ज्यादा स्टैंड आउट करते हो। और याद रखना, तुम्हारे पीछे और लोग भी हो सकते हैं। तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही आगे सोच रही हो? गैरी ने सिर हिलाते हुए साय किया। हम अभी डेट पर भी नहीं गए हैं। शादी या तुम्हारा आंट बनना इमेजिन करने की जरूरत नहीं है। एनीवे, मुझे सच में निकलना होगा। अगर कुछ चाहिए तो टेक्स्ट करना और उनकी चिंता मत करना। यह कहते हुए उसने अपना ब्रेकफास्ट टपरवेयर बॉक्स में डाला और जल्दी से निकल पड़ा। अपार्टमेंट से बाहर निकलते ही गैरी ने हुड से अपना चेहरा ढक लिया और स्कूल की तरफ दौड़ लगाने लगा। इस तरह अगर किसी ने उसे देख भी लिया तो वे उसे रोककर सवाल नहीं कर पाएंगे। वह आसानी से निकल सकता था। चेवली एरिया पर हुए छोटे से अटैक के बाद से यह इलाका अंडरडॉग्स के मेंबर्स से भरा हुआ था, लेकिन अब तक वे बस एरिया चेक करते हुए ही दिखे थे। आज कुछ अलग था। गेरी का रास्ता ज्यादातर एलीवे से होकर जाता था और उसकी तेज हियरिंग उसे इधर उधर की बातें पकड़ने दे रही थी। क्या यही है? पक्का नहीं है। फोटो लो और दूसरों को भेजो। देखते हैं कोई पहचानता है या नहीं। एक आवाज आई। कॉर्नर से झांकते हुए गैरी ने देखा कि अंडरडॉग्स के मेंबर्स इस बार कुछ अलग कर रहे थे। हर स्टूडेंट या टीन जो पास से गुजरता उससे सवाल पूछते और उसकी फोटो लेते। इतनी सुबह और वो भी ब्रॉड डे लाइट में। वजह समझना मुश्किल नहीं था। अरे यार, सिर्फ एक पैकेज के लिए इतना ड्रामा। गैरी ने मन ही मन गुस्सा किया। मैंने कुछ किया भी नहीं। सोचा था अब तक उन्होंने छोड़ दिया होगा, लेकिन लगता है ये वेयरवुल्फ सिस्टम उनके लिए सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर, गैरी के पास अपना तरीका था। उसने कंट्रोल ट्रांसफॉर्मेशन इस्तेमाल किया, अपने नेल्स को क्लॉज में बदला और फिर एक प्रोफेशनल रॉक क्लाइंबर की तरह दीवार, विंडो सिल और हर क्रैक को पकड़ते हुए ऊपर चढ़ गया और उसी रास्ते से स्कूल की तरफ बढ़ता रहा। अंडरडॉग्स की हरकतें देखकर उसे वोल्फ्स पूल क्लब में खाई की कई बातें याद आ गईं। हाउलर्स जल्द ही अपनी मूव करने वाले थे। आज और कल वे छोटे छोटे गैंग्स के टेरिटोरीज में जाने वाले थे। वे उनके बिजनेसेस को स्काउट करेंगे, नंबर्स वेरीफाई करेंगे और फिर प्लान बनाएंगे। अपेरेंटली बस मार्च करके लीडर को हरा देना इतना आसान नहीं था। रेपुटेशन तो बढ़ जाती, लेकिन बिजनेसेस संभालने के लिए उनके पास मैन पावर नहीं थी। यही हाउलर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। कुल मिलाकर सिर्फ 5 लोग थे जो लॉयल थे और असली काम कर सकते थे। सच कहें तो गैरी को खुद नहीं पता था कि वे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। फिलहाल मुझे अपना दिन एंजॉय करना चाहिए, गैरी ने सोचा। आखिरकार मैं शिन से फिर मिलने वाला हूं और डेट प्लान करनी है। बस सवाल यह है कि जाएं कहां? पार्क ही ठीक रहेगा। मतलब अब मेरे पास थोड़ा पैसा भी बचा है। पूल क्लब ले चलूं? नहीं, बाकी लोग इंटरफियर करेंगे। स्कूल पहुंचते ही हवा में एक अलग सी एक्साइटमेंट थी। शायद इसलिए कि सारे स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म में नहीं थे, या इसलिए कि आज प्रॉपर क्लासेस नहीं होने वाली थीं। टैलेंट शो की वजह से। जो भी हो, ये एक्साइटमेंट गैरी पर भी असर डाल रही थी। आगे चलते हुए वह इधर उधर देख रहा था, किसी को ढूंढते हुए। वह अभी क्लास नहीं जाना चाहता था। शायद किसी को देख ले, और तभी दूर से उसे शिन के ग्रे कलर्ड हेयर दिख गए। गैरी ने कदम बढ़ाए। उम्मीद थी कि जल्दी से उसे पकड़ लेगा और उससे बात करेगा या साथ में क्लास तक चलेगा, लेकिन उससे पहले ही एक अपर क्लासमैन ने उसका रास्ता रोक लिया। खाई, गैरी ने चौंकते हुए कहा।
और साथ ही उसकी शोल्डर के ऊपर से शिन को देखने की कोशिश करने लगा। गैरी, हमें अभी बात करनी है। नाउ, काय ने जोर देकर कहा। उसके टोन को सुनकर गैरी का दिल बैठ सा गया। उसके दिमाग में वर्स्ट केस सिनेरियोज घूमने लगे। दोनों स्कूल के मेन एंट्रेंस से हटकर बिल्डिंग के साइड में चले गए। सुबह का वक्त था और ज्यादातर लोग क्लास की तरफ जा रहे थे, इसलिए जगह लगभग खाली थी। वैसे भी आसपास का शोर उसकी बातों को दबा देता। क्या हुआ? कुछ बोले बिना ही मुझे डरा रहे हो, गैरी ने कहा। उसने देखा कि काय बोलने में स्ट्रगल कर रहा था। उसका चेहरा दर्द से भरा हुआ था। आई एम सॉरी गैरी, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन लगता है अंडरडॉग्स को पता चल गया है कि तुम यहां पढ़ते हो, काय ने बताया। अगले ही पल गैरी को ऐसा लगा जैसे उसका सिर घूमने लगा हो, लेकिन ब्रेकडाउन से पहले ही काय ने उसके दोनों मजबूती से पकड़ लिए। सब बुरा नहीं है, उन्हें नहीं पता कि तुम कहां रहते हो और न ही तुम्हारी फैमिली के बारे में। मैंने सारी इंफॉर्मेशन ऑल्टर कर दी है, स्कूल रिकॉर्ड्स में भी बदल दिया है ताकि वे एमी या तुम्हारी मम तक कभी ना पहुंच सके। आई एम सॉरी, मुझे सच में नहीं पता ये सब यहां तक कैसे पहुंचा। तुमने बाहर उन्हें देखा होगा। तुम्हें बेहद केयरफुल रहना होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वे तुम्हारे पीछे न पड़े, काय ने समझाया। जब जिंदगी थोड़ी सी संभलती दिख रही थी, तभी दुनिया ने गैरी को फिर से नीचे धकेल दिया। गैरी को एक समय ऐसा लगता था कि ये वर्ड्स वो किसी न किसी दिन काय के मुंह से जरूर सुनेगा। हर दिन के साथ वो इस एग्जैक्ट सिचुएशन की कल्पना करता रहा था। लेकिन जब इतने लंबे समय तक कुछ नहीं हुआ तो उसने इसकी चिंता करना ही छोड़ दिया था। और अब वो यही खड़ा था, उसी सिचुएशन के बीच। दोनों ने थोड़ी और बात की। गैरी एग्जैक्ट डिटेल्स जानना चाहता था, लेकिन सच ये था कि काय को खुद भी ज्यादा कुछ नहीं पता था। बस इतना कि किसी ने, जिसका बॉडी टाइप और हेयर डिस्क्रिप्शन गैरी से मैच करता था, इसी स्कूल में पढ़ने की जानकारी दी थी। सबसे बड़ी डिस्कवरी ये थी कि उन्हें उसका नाम भी मिल गया था। वे गैरी डेम को ढूंढ रहे थे। कम से कम एक अच्छी बात यह थी कि उन्हें सिर्फ ये पता था कि वो किस स्कूल में है। उसकी फैमिली के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता था। तो अब हम क्या करेंगे? गैरी ने पूछा, उम्मीद लगाए कि कोई क्लियर आंसर मिलेगा। काय ने तुरंत जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उसने बोलना शुरू किया। अभी कुछ नहीं कर सकते, इतनी जल्दी नहीं। तुम्हें ट्रांसफर करना सस्पिशियस लगेगा, और अगर उन्होंने तुम्हें ढूंढ लिया तो इससे मैं भी रिस्क में आ सकता हूं। मे बी तुम अपने बाल ब्लैक डाई कर लो या कुछ ऐसा। पहले मैंने कहा था कि ग्रीन हेयर ठीक है, लेकिन अब जब उन्होंने स्कूल नैरो डाउन कर लिया है तो वो तुम्हें सबसे पहले पिक कर सकते हैं। हालांकि इससे बाकी स्टूडेंट्स को यह नहीं रुकने वाला कि वो तुम्हें पहचान लें। हमें इसे हेड ऑन फेस करना ही पड़ेगा। इन सब बातों के बीच गैरी को एक चीज ने सुकून दिया। काय ने उसे अबैंडन नहीं किया था। इस सिचुएशन में उसके लिए काय का सारे प्लान्स छोड़ देना आसान था। आखिर गैरी उसके लिए एक बड़ा रिस्क था। काय भी अंडरडॉग्स का मेंबर था और गैरी की वजह से उसे भी सीरियस ट्रबल हो सकता था। तभी स्कूल बेल बज गई। ये उनका सिग्नल था कि उन्हें वापस जाना होगा। गैरी का चीयरफुल मूड पूरी तरह खत्म हो चुका था। अब उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी। क्लासरूम में लेट एंट्री पर टीचर ने उसे हल्की सी वार्निंग दी, लेकिन गैरी के जवाब बस छोटे छोटे थे। यस सर, आई एम सॉरी सर, सॉरी सर। यह साफ दिख रहा था कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए होमरूम टीचर ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। वैसे भी आज का दिन खुशियों वाला होना चाहिए था। फिर भी गैरी के सॉफ्ट फुटस्टेप्स बहुतों ने नोटिस किए। शिन ने जब उसे इस हालत में देखा तो उसने डिसाइड किया कि आज अप्रोच करना शायद सही आइडिया नहीं है। कोई नहीं जानता कि सामने वाला अपनी लाइफ में किस चीज से जूझ रहा है। इस हालत में वो शायद उसकी मदद भी नहीं कर पाएगी, इसलिए उसे स्पेस देना ही बेहतर था। हे मैन, सब ठीक है? तुम्हारी सिस्टर सिक है या कुछ? टॉम ने सीधे पूछ लिया। वो दूसरों की तरह हेजिटेंट नहीं था। अगर दोस्त परेशान हो तो वो सीधे सवाल करता था। हाँ, एमी ठीक है, मम भी ठीक है, गैरी ने जवाब दिया। प्रॉब्लम बस मुझ में है। यह सुनकर टॉम ने थोड़ा पीछे हटना ही ठीक समझा। उसे पता था कि अभी पूछने से कुछ हासिल नहीं होगा। शायद दिन में बाद में गैरी खुद बोले। क्लास शुरू हुई। स्टूडेंट्स पेपर कट कर रहे थे, सपोर्टर्स और स्टिकर्स बना रहे थे। जो टैलेंट शो में परफॉर्म करने वाले थे वो प्रैक्टिस कर रहे थे। गैरी के क्लोज दोस्तों में से कोई भी शो में पार्ट नहीं ले रहा था, और न ही गैरी। सच कहें तो उसके पास दिखाने लायक कोई टैलेंट था ही नहीं।
करीब 1 घंटे बाद, जो किसी आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स क्लास जैसा लगा, आखिरकार उन्हें मेन हॉल की तरफ ले जाया गया। स्टूडेंट्स लाइन में लगे और हॉलवे से होते हुए उस विशाल मेन हॉल में पहुंचे, जहां करीब 600 स्टूडेंट्स आ सकते थे। असेंबली के समय नॉर्मली सीट्स होती थी, लेकिन आज हर ईयर ग्रुप इनवाइटेड था, इसलिए सबको खड़े रहना था। हॉल के एंड में एक बड़ा स्टेज था, ऐसे ही इवेंट्स और परफॉर्मेंसेस के लिए। फैंसी लाइटिंग या ज्यादा प्रॉप्स नहीं थे। आखिर ये टियर 3 सिटी का नॉर्मल स्कूल था, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए ये काफी था। आखिरकार सारे स्टूडेंट्स अंदर आ चुके थे। टॉम गेरी के साथ ही खड़ा था। गेरी अब भी अनएनर्जेटिक लग रहा था। उसने एक शब्द तक नहीं कहा। इन्नू भी पास ही था। काई ने मैसेज किया था कि गेरी पर नजर रखना और उसे रिपोर्ट करना। इन्नू ने सोचा, कुछ तो जरूर हुआ है, लेकिन वो इन बातों में अच्छा नहीं था। क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए? उसे लगा कि अगर वो खुद ऐसी सिचुएशन में होता तो शायद अपने प्रॉब्लम्स खुद ही सॉर्ट कर लेता। शो शुरू होने ही वाला लग रहा था। टीचर्स अंदर आए और हॉल के चारों दरवाजे बंद कर दिए, दो पीछे, दो स्टेज के पास सामने। गैरी और टॉम बीच में खड़े थे, जहां से सब साफ दिख रहा था। हे, लगता है हमने तुम्हें ढूंढ लिया, साइड से एक आवाज आई। पीछे मुड़कर देखा तो खाई था और उसके साथ मरी भी। गैरी की तरफ बढ़ने से पहले खाई टॉम के सामने रुक गया। वुल्फ्स क्लब वाले दिन के बाद से तुम्हें नहीं देखा, खाई ने सॉफ्टली कहा। मरी की मां का उस दिन ध्यान रखने के लिए धन्यवाद। मैरी भी आगे आई और टॉम को पर्सनली थैंक किया। उसने अचानक उसके हाथ पकड़ लिए और प्रॉपर तरीके से शुक्रिया कहा। एक लड़की मेरे हाथ पकड़ रही है। टॉम के दिमाग में ख्याल आया। ये उसके लिए पहली बार था कि उसकी मां के अलावा किसी लड़की ने उसे टच किया हो। मरी को देखते हुए उसे लगा कि वो किसी से थोड़ी मिलती जुलती है, कुछ कुछ गैरी की सिस्टर जैसी, बस एक ओल्डर वर्जन जैसी उसने कभी इमेजिन की थी। You're वेलकम। अगर क्लासेस में मदद चाहिए हो तो मुझे भी पूछ लेना, टॉम ने कहा। रिस्पॉन्स थोड़ा ऑकवर्ड था, लेकिन मैरी ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। गैरी, काई ने जोर से पुकारा ताकि वो अपनी थॉट्स से बाहर आए। स्टूडेंट्स वैसे भी एक्साइटमेंट में बातें कर रहे थे, इसलिए सबको नॉर्मली से लाउड बोलना पड़ रहा था। आज का दिन एंजॉय करो, शो देखो, सिचुएशन को जैसे आए वैसे हैंडल करना। हमने जितनी प्रिकॉशंस ले सकते थे ले ली हैं। और वैसे भी तुम स्पेशल हो, राइट? अगर जरूरत पड़ी तो सबको दिखा देना कि तुम कितने स्पेशल हो। लाइट्स धीरे धीरे डिम होने लगी। टैलेंट शो शुरू होने वाला था। स्टेज की लाइट्स ऑन हो गई। सबको बस यही लग रहा था कि अब किसी भी सेकंड होस्ट टीचर आएगा और बोलना शुरू करेगा। लेकिन सन्नाटा, कोई आवाज नहीं, कुछ भी नहीं। पहले स्टूडेंट्स रहे, फिर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। टीचर्स की तरफ भी देखा, जो स्टेज के साइड में खड़े थे, लेकिन वो भी कंफ्यूज लग रहे थे। तभी एक आदमी स्टेज पर चलता हुआ दिखाई दिया। उसका वॉक कॉन्फिडेंट था, लेकिन वो कोई टीचर नहीं था। स्टूडेंट्स ने उसे पहचाना नहीं, लेकिन खाई और उसके ग्रुप ने एक चीज नोटिस की। उसके आर्म पर रेड बैंडाना बंधी हुई थी। वो माइक के पास गया, झुका और बोला, लेट्स गेट दिस शो स्टार्टेड। अगले ही पल हॉल के चारों दरवाजों से जोरदार धमाकों की आवाज आई। रेड कलर गैंग के मेंबर्स एक साथ हॉल में घुस पड़े। थोड़ी देर की खामोशी छा गई, किसी ने कुछ नहीं कहा। आखिरकार खाई ने बोलना शुरू किया। टॉम सही कह रहा है, पहले देख लेते हैं कि वो करना क्या चाहते हैं। सिचुएशन के हिसाब से रेजिस्ट करने में अभी देर नहीं होगी। गैरी और उसका ग्रुप भले ही रेड कलर गैंग के ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसा नहीं कर रहे थे। पीछे हटते हुए रग्बी क्लब के लड़के, कराटे, बॉक्सिंग और दूसरे फाइटिंग क्लब्स के मेंबर्स इकट्ठा हो गए थे। हम इनसे ज्यादा हैं, धीमे से कहा। जॉन एक बड़ा लाइट हैवीवेट बॉक्सर था, स्कूल टीम का अपकमिंग प्रॉस्पेक्ट। वेस्ट ब्रिज में टैलेंटेड लोग कम थे, इसलिए उस जैसे स्टूडेंट्स नेचुरली स्टैंड आउट करते थे। उसका कॉन्फिडेंस भी अलग लेवल का था और लोग अपने आप उसके पीछे चल पड़ते थे, उसके क्लब के लड़के और दूसरे भी। हमें अभी एक्शन लेना होगा, उसने कहा, और साथ में, जब तक इन्हें शक न हो। उसके आसपास खड़े स्टूडेंट्स ने सिर हिलाकर अग्री किया। रेड कलर गैंग के मेंबर्स धीरे धीरे सर्कल छोटा कर रहे थे, सबको पीछे धकेलते हुए। जॉन के सामने जो गैंग मेंबर्स थे, उनमें कुल 5 लोग थे और उनमें से एक के हाथ में बेसबॉल बैट था, जिसे वो लगातार अपनी हथेली पर मार रहा था। हे तुम, पीछे हटो, कहा ना, पीछे हटो। गैंग मेंबर ने चिल्लाकर उस स्टूडेंट को धमकाया जो पूरी तरह कंप्लाई नहीं कर रहा था। वो जॉन के ग्रुप का ही था। बैट वाले का ध्यान भटका देख बॉक्सर ने मौका पकड़ लिया। अप,
जॉन चिल्लाया और आगे झपटा। एक हाथ से बैट पकड़कर उसे नीचे दबाया और दूसरे हाथ से जोरदार राइट क्रॉस मारा, सीधा जबड़े पर। गैंग मेंबर वहीं ढेर हो गया। उसके पीछे खड़े लड़के भी चार्ज कर गए, बाकियों पर टूट पड़ने की कोशिश करते हुए। पहला आदमी गिरते ही जॉन अगले पर टूट पड़ा। उसने बॉक्सिंग स्टैंस लिया, आर्म्स से हेड कवर किया और क्विक 1-2 पंच मारा, दोनों हाथों से। लेकिन गैंग मेंबर गिरा नहीं। डैम, इनके बॉडीज काफी सॉलिड हैं, जॉन ने रियलाइज किया। सरप्राइज और क्लीन हिट मिले तभी 1-2 पंच में गिरेंगे। वो सिचुएशन असेस करने ही वाला था कि कॉर्नर ऑफ हिज आई से उसने बैट को अपनी तरफ आते देखा। हेड या बॉडी नहीं, सीधा उसके पैरों की तरफ। डॉज करने का टाइम ही नहीं मिला। बैट उसके पैरों पर जा लगी। दर्द ऐसा था कि पूरा शरीर सुन्न हो गया। जॉन जमीन पर गिर पड़ा। शिन टूट गई हो, ऐसा उसे बिल्कुल सरप्राइज नहीं होता। नीचे गिरते ही जिस मेंबर से वो लड़ रहा था, उसने खुले चेहरे पर पंच मारा। फिर चारों तरफ से किक्स और पंचेस बरसने लगे। जॉन बस जमीन पर सिकुड़ गया, टर्ल सिर रखते हुए। नहीं, बहुत दर्द है। मुझे लगा था हम कर लेंगे। मुझे लगा था और लोग हेल्प करने आएंगे। बाकी सब कहाँ हैं? बाहों के बीच से झांकते हुए उसने देखा, या शायद उसे ऐसा लगा कि कुछ लोग पहले ही जमीन पर बेहोश पड़े थे। इनफ! एक आवाज गूंजी और बीटिंग तुरंत रुक गई। जॉन ने धीरे धीरे सिर उठाया, डरते हुए कि कहीं फिर से वार न पड़ जाए। बॉडी दर्द से भरी थी, लेकिन एड्रेनलिन की वजह से वो हिलडुल पा रहा था। पीछे देखने पर उसने देखा, उसके साथ वाले 8 स्टूडेंट्स जमीन पर तड़प रहे थे। उनके ऊपर रेड कलर गैंग के मेंबर्स खड़े थे। स्टेज पर दिखने वाला आदमी भी अब नीचे आ चुका था। देखो जरा, यही होता है जब तुम पैथेटिक लोग रिबेल करने की कोशिश करते हो। सच में लगा कि हम में से किसी को फाइट करना नहीं आता। अब तक बाकी स्टूडेंट्स और टीचर्स हॉल के सेंटर में सिमट चुके थे, डरे हुए, चुपचाप बैठे। तभी जॉन ने नोटिस किया, जबकि कुछ दर्जन स्टूडेंट्स अग्री हुए थे, इंजर्ड सिर्फ 8 ही क्यों थे? प्लान अच्छा होता अगर सब एक एक्ट करते, काय ने फुसफुसाकर कहा। लेकिन हर कोई इतना ब्रेव नहीं होता। आखिर में लोग डर गए, लास्ट सेकंड पर पीछे हट गए। मेंबर्स की संख्या देखते हुए अभी बैठकर वेट करना ही बेस्ट है। काय को यह समझ नहीं आ रहा था कि कोई कलर गैंग स्कूल पर अटैक क्यों करेगा। इससे उन्हें प्रैक्टिकली कुछ हासिल नहीं होता जब तक कि मामला पर्सनल ना हो। हाँ, कैओस फैलाकर निकल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग सेफ निकल जाते। अगर टारगेट गैरी था, तो काय को लगता था कि बाद में एस्केप करने का चांस ज्यादा होगा, भीड़ से दूर, सबकी नजरों से हटकर। उसे पूरा यकीन था कि डेमियन को भी नहीं पता कि उस पैकेज में क्या था, वरना अंडरडॉग्स का लीडर उसे कभी किसी और के हाथ में जाने नहीं देता। जॉन के साथ अटैक करने वालों को स्टेज के सेंटर में घसीट कर लाया गया, सबके सामने एग्जाम्पल बनाने के लिए। स्टूडेंट्स और टीचर्स उन 9 हाई स्कूलर्स को देख रहे थे, चेहरे सूजे हुए, ब्रूज्ड, अभी भी हाफ कॉन्शियस। हर एक के पीछे रेड कलर गैंग के 2 मेंबर्स खड़े थे। रिव लाइन के एक सिरे पर गया और पहले स्टूडेंट का मुंह पकड़कर होंठ दबा दिए। बताओ, रिव गुर्राया, ये छोटा सा स्टंट किसका आइडिया था? स्टूडेंट मुश्किल से बोल पा रहा था। उसकी आंखें बाईं तरफ गई और बात साफ हो गई। रिव ने उसे छोड़ा और अगले के पास गया। ये था? उसने अगले की तरफ इशारा किया। उसने सिर हिला दिया। नहीं। रिव आगे बढ़ता गया जब तक कि जॉन पर आकर नहीं रुका। एक पल की हेजिटेशन के बाद स्टूडेंट ने सिर हिला दिया। परफेक्ट। रिव जोर से हंसा। जरा भी लॉयल्टी नहीं, किसी में भी। वैसे मुझे पता था, यही था। वही अकेला जो थोड़ा बहुत लड़ सकता था। वो हंसता रहा। मेरे स्कूल टाइम में भी ऐसे बहुत लोग मिले थे। एरा अलग था, लेकिन अब टॉप पर हम जैसे लोग रेन करते हैं। बोलते बोलते रिव ने एक पल के लिए पीछे क्राउड में देखा, जैसे किसी को ढूंढ रहा हो, फिर वापस जॉन की तरफ मुड़ा। इसके हाथ बाहर निकालो, रिव मुस्कुराया। आंखों में अजीब सी हिंसक चमक थी। रिव के आदेश देते ही जॉन के पीछे खड़े दोनों लोग तुरंत आगे आए और उसके हाथ पकड़ लिए। उन्होंने उसकी कलाई से दबाकर हथेलियां जमीन पर पूरी तरह फैला दी। तुम्हारे फॉर्म से ही पता चल जाता है कि तुम बॉक्सर हो, रिव ने कहा। स्टैंस अच्छा था, पंचेस में भी पावर थी। तुमने मेरे एक आदमी को मारा है, तो यह सजा बिल्कुल सही है। अपने हाथों को अलविदा कह दो। रिव ने अपना पैर जॉन के हाथों के ऊपर उठाना शुरू किया। रुको! भीड़ में से एक भारी और गहरी आवाज गूंजी। जब छात्रों ने मुड़कर देखा, तो उन्होंने अपने विशालकाय शिक्षक को देखा, लाल ट्रैक सूट में, किसी पेट जितने बड़े, मिस्टर रूट, पीई टीचर और रग्बी कोच। वो मैं था, मिस्टर रूट चिल्लाए।
योजना मेरी थी, छात्रों को मत चोट पहुंचाओ, मेरी वजह से। रिव का पैर जॉन के हाथों के ऊपर ही रुका रहा। उसने एक बार फिर छात्रों की तरफ देखा, फिर फैसला किया। ठीक है, इसे आगे लाओ। रेड कलर गैंग के कुछ लोग भीड़ में घुसे और मिस्टर रूट को बांह से पकड़ लिया। उनकी ऊंचाई मुश्किल से उसकी बाहों के बीच तक पहुंचती थी, लेकिन कोच ने कोई विरोध नहीं किया और खुद आगे आ गया। सभी छात्र, यहां तक कि जो पहले पिट चुके थे, जानते थे कि जॉश की बनाई योजना में मिस्टर रूट का कोई हाथ नहीं था। वह बस अपने छात्रों को पिटते हुए नहीं देख सकता था। आखिर उनकी रक्षा करना बड़ों की जिम्मेदारी थी। गैंग के लोगों ने घायल छात्रों को वापस बैठी हुई भीड़ में फेंक दिया। कुछ छात्रों ने उन लोगों को घृणा से देखा जिन्होंने आखिरी पल में साथ छोड़ दिया था, जबकि कुछ सोच रहे थे कि अगर उन्होंने हमला न किया होता तो शायद उनका टीचर आज इस हालत में न होता। मिस्टर रूथ को सबके सामने घुटनों पर बैठा दिया गया। चार लोग उसे पकड़े हुए थे, बस इस डर से कि कहीं वह कुछ कर न दे। सच कहें तो ज्यादातर लोगों को लगता था कि अगर मिस्टर रूथ सच में लड़ना चाहता तो शायद इन चारों को अकेले ही संभाल लेता। लेकिन वह जानता था कि यह बेकार है। गैंग के लोग बहुत ज्यादा थे। ऊपर से अगर उसने कुछ किया तो बाकी छात्रों को भी नुकसान पहुंच सकता था। देखो, रिव बोला, हमें तुम्हें एक सबक सिखाना है ताकि तुम उन बेवकूफों की तरह हरकत न करो। अगर तुम सबने बस हमारी बात मान ली होती तो यह सब बहुत आसान हो जाता। वह मुस्कुरा रहा था, जैसे किसी इंसान को चोट पहुंचाने का उसे पूरा जस्टिफिकेशन मिल गया हो। उसी पल गैंग के लोगों ने मिस्टर रूट को मजबूती से पकड़ा, उसका सिर और सीना थोड़ा आगे किया। एक और बड़ा गैंग मेंबर, जो खुद मिस्टर रूट जितना ही विशाल था, उसके सामने खड़ा हुआ और पूरी ताकत से उसके पेट में लात मारी। एक जोरदार कराह पूरी हॉल में गूंज गई। फिर एक पंच सीधे उसके चेहरे पर पड़ा। उसके मुंह से खून टपकर जमीन पर गिरा। ओह, ये तो काफी टफ लग रहा है, रिव मुस्कुराया। इसे चोट पहुंचाने में वक्त लगेगा। पंचेस रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बाहों पर, शरीर पर, सिर पर मारना जैसे जानबूझकर बंद कर दिया गया था, मानो वे उसे मारना नहीं, बस तोड़ देना चाहते हो। नहीं, नहीं, ये सब मेरी गलती है। जॉश की आंखों से आंसू बह रहे थे, दांत कसकर भींचे हुए। लेकिन फिर भी मैं कुछ कह क्यों नहीं पा रहा? अगर वो ऐसे ही मारते रहे, टॉम ने फुसफुसाकर कहा, तो वो मिस्टर रूट को मार डालेंगे। नहीं, खाई ने सिर हिलाया। उनके हित सिर्फ दर्द देने के लिए हैं। कुछ हड्डियां टूट सकती हैं, लेकिन क्योंकि वो विरोध नहीं कर रहा, रिव जल्दी ही उब जाएगा। वो सबके सामने उसे नहीं मारेंगे। हमें उसका चेहरा दिख रहा है। मुझे ये कहते हुए नफरत हो रही है, लेकिन अभी सबसे सही यही है कि हम बस पीछे। अभी बोल ही रहा था कि उसने अपने पास किसी को खड़े होते देखा। अरे तुम बैठ जाओ, एक गैंग मेंबर चिल्लाया, लेकिन उसे अनदेखा कर दिया गया। वो छात्र आगे बढ़ता रहा, बैठे हुए छात्रों के बीच से निकलता हुआ। हर कोई उस एक इंसान को देख रहा था जिसने खड़े होने का फैसला किया था। तो आखिर तुमने एक्ट करने का फैसला कर ही लिया, ब्लेक ने सोचा, जो हॉल के पीछे खड़ा एग्जिट्स और विंडोज पर नजर रखे हुए था। क्या तुम्हें भी पिटना है? एक और मेंबर चिल्लाया। कहा था पीछे रहो। लेकिन छात्र रुकने वाला नहीं था। अब वो सबके सामने खड़ा था, सिर्फ एक इंसान खड़ा हुआ था। ऐसी हालत में एक अकेला इंसान कुछ नहीं बदल सकता, इसलिए किसी को भी उम्मीद नहीं हुई। मिस्टर रूट ने सिर उठाया और उस छात्र को देखा। गैरी, उसने धीमे से कहा, मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक रहूंगा। तुम पीछे रहो, तुम हमारे स्टार प्लेयर हो। इन्हें तुम्हें चोट पहुंचाने मत दो और तुम्हारा फ्यूचर खराब मत होने दो। वह मुस्कुराया, जबकि उसका मुंह और दांत उसके ही खून से लाल थे। गैरी ने मुट्ठी कस ली। मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कर सकता हूं, गैरी बोला, क्योंकि मुझे आप टीचर के तौर पर काफी पसंद है और कोच के तौर पर भी। गैंग मेंबर का सब्र टूट गया। वह आगे बढ़ा, बैट उठाई और ऊपर से नीचे गैरी के सिर की तरफ पूरी ताकत से वार किया। गैरी ने अपनी मुट्ठी भींची और सीधा बैट की तरफ घुंसा मारा। उसकी मुट्ठी बैट से टकराई, बैट दो टुकड़ों में टूट गया और मुट्ठी आगे बढ़ती चली गई। आर्ग! गैरी की चीख गूंजी। उसकी मुट्ठी हमलावर के चेहरे में धंस चुकी थी। एक तेज क्रैकिंग आवाज आई, चेहरा अंदर की तरफ धंस गया और एक दांत हवा में उड़ता हुआ जमीन पर गिरा। मेरे स्कूल से दफा हो जाओ, गैरी चिल्लाया।